आज आपको एक सनसनीखेज दोहरे कत्ल की सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा। प्यार में लोग किस हद तक जा सकते हैं, फिर अंजाम जो भी हो। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका मुकेश 1104 कहानी वाला। कहानी में सारे नाम परिवर्तित हैं। आत्माराम अपनी ममेरी बहन रीता से ही प्यार करने लगा था। जब घर वालों को इसकी भनक लगी तो दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए उन्होंने आत्माराम की शादी नीलिमा से कर दी। लेकिन आत्माराम ने रीता के लिए अपनी नवविवाहिता को ही ठिकाने लगा दिया, साथ में उसकी बहन को भी। नीलिमा की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे, तब से वह सावन के महीने में अपने मायके आई थी। रक्षाबंधन पर अपने 2 छोटे भाइयों को राखी बांधने के बाद उसे अपनी ससुराल लौट जाना था। रक्षाबंधन 10 अगस्त को था। 3 अगस्त को जब वह घर में मां के साथ कामकाज में हाथ बटा रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। वह काम छोड़कर कमरे में गई और मेज पर रखे मोबाइल को उठाकर देखा। फ़ोन उसके पति आत्माराम का था। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। उसने उसके हेलो कहते ही आत्माराम की आवाज़ सुनाई थी, नीलिमा, तुम दत्तागंज आ जाओ, मैं तुम्हें गोपाल सिद्ध का मेला दिखाकर लाऊंगा। नीलिमा ने बहाना बनाकर उसे टालना चाहा तो आत्माराम बोला, देखो नीलिमा, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, इसीलिए आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आत्माराम ने अधिकार भरे शब्दों में अपनी बात कहकर जगह बता दी और फ़ोन काट दिया। नीलिमा को आत्माराम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। 3 महीने में वह उसे जितना जान पाई थी, उससे उसे लगता था कि आत्माराम उसे पसंद नहीं करता, लेकिन वह उसका पति था और जिद कर रहा था, इसीलिए जाना उसकी मजबूरी थी। उसने अपनी माँ को बताया और फिर अपनी छोटी बहन गीता को साइकिल पर बैठाकर दत्तागंज चली गई। जब देर शाम होने पर भी नीलिमा गीता के साथ वापस नहीं लौटी तो उसकी माँ को चिंता हुई। माँ ने यह बात अपने पति सोहन को बताई तो उन्होंने नीलिमा और गीता की खोजबीन शुरू की। नीलिमा की ससुराल में फ़ोन करके पता किया तो वे दोनों वहाँ भी नहीं गई थी। आत्माराम भी घर पर नहीं था। सोहन का परिवार बदायूं जिले के थाना दत्तागंज क्षेत्र के गांव केशोपुर में रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं और 2 बेटे। जब 2 दिनों तक खोजबीन करने के बाद भी बेटियों का कोई सुराग नहीं मिला तो उसने थाना दत्तागंज में आत्माराम के विरुद्ध भादवी की धारा 364 के तहत अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। आत्माराम के खिलाफ रिपोर्ट इसलिए लिखाई क्योंकि उसी ने फ़ोन करके नीलिमा को दत्तागंज बुलाया था। दत्तागंज के थाना प्रभारी विमल कुमार ने आत्माराम के बरेली के थाना कैंट क्षेत्र में गांव भुवापुर स्थित घर पर दबिश दी तो वह घर पर नहीं मिला। इस पर विमल कुमार ने आत्माराम के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगवा दिया। 9 अगस्त को विमल कुमार को आत्माराम के धौलाघाट पुल पर होने की सूचना मिली तो वह पुलिस टीम के साथ वहां जा पहुंचा। आत्माराम वहां मिल गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई। थाने में जब उससे पूछताछ की गई, उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी नीलिमा और साली की उनके ही दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी और दोनों की लाशें डक्का गांव में उसके मामा के गन्ने के खेतों में पड़ी हैं। डक्का गांव दत्तागंज से 40 किलोमीटर की दूरी पर था और जिला बरेली के थाना विसारतगंज क्षेत्र में आता था। थाना प्रभारी विमल कुमार अपनी टीम के साथ उसे लेकर विसारतगंज गए। वहां से वह स्थानीय पुलिस के साथ डक्का गांव पहुंचे। आत्माराम के मामा के खेत में खोजबीन की गई तो नीलिमा और गीता की सड़ी गड़ी लाशें कंकालनुमा हालत में मिली। पुलिस ने प्राथमिक कार्रवाई करके दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसके बाद दत्तागंज पुलिस आत्माराम को लेकर थाने आ गई। थाने में पूछताछ के दौरान आत्माराम ने हत्या के पीछे की जो कहानी बताई वह नाजायज रिश्ते को अपनी ज़िंदगी समझने वाले एक शख्स के खूनी खेल की कहानी थी।
जिसमें उसका शिकार बनी उसकी जीवन संगिनी और निर्दोष साली। महानगर बरेली के थाना के क्षेत्र गांव भुआपुर निवास खजनलाल किसान अब का सबसे छोटा बेटा था। आत्माराम पेशे से किसान। सोहन के पास 7 बीघा जमीन थी, उसी से उसके परिवार का भरण पोषण होता था। आत्माराम ने इंटर तक पढ़ाई की थी। इसके बाद वह पिता के साथ खेती के काम में हाथ बटाने लगा था। आत्माराम की ननिहाल बरेली के डका गांव में थी। उसके मामा की 3 बेटियां थीं, जिनमें रीता परिवर्तित नाम सबसे बड़ी थी। 18 साल की रीता का यौवन खूब दमकता था। वह थी भी बहुत खूबसूरत। आत्माराम अक्सर अपने मामा के घर आता रहता था। रीता से उसके की खूब पटती थी। दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता था। बचपन से एक दूसरे के साथ खेले थे, इसीलिए एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले हुए थे। जब दोनों जवान हुए तो आत्माराम को रीता की खूबसूरती कुछ अलग ही नज़रिए से सुहाने लगी। रिश्ते की याद आती तो वह रीता पर से नज़र हटाने की कोशिश करता, लेकिन उसका दिल उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता था। आत्माराम ने बहुत कोशिश की कि वह रिश्ते की मर्यादा बनाए रखे, लेकिन दिल के मामले में उसका वश नहीं चला। वह कोशिश करके हार गया। आत्माराम ने महसूस किया कि वह रीता को चाहने लगा है। उसके दीदार से उसके दिल को सुकून मिलता है और आँखों को ठंडक। रीता जब उसके साथ नहीं होती तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके बिना जीने की कल्पना करना भी बेईमानी है, लेकिन रीता का साथ पाने की उसकी इच्छा तभी पूरी हो सकती थी जब वह भी प्यार का जवाब प्यार से देती। काफ़ी सोच विचार के बाद आत्माराम ने फैसला किया कि वह रीता से अपने दिल की बात जरूर कहेगा। रीता की वजह से आत्माराम अधिकतर अपनी ननिहाल में ही पड़ा रहता था। बराबर उसके संपर्क में रहने के कारण रीता भी उसके आकर्षण में बंद सी गई थी। आत्माराम के साथ रहने पर उसे भी दुनियादारी की सुध नहीं रहती थी। एक दिन रीता अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी आत्माराम आ गया। वह मन ही मन ठान कर आया था कि रीता से अपने दिल की बात जरूर कहेगा। वह उसके पास बैठते हुए बोला, रीता, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, बताओ? रीता ने उत्सुकता से पूछा। मुझे डर है कि तुम मेरी बात सुनकर नाराज़ ना हो जाओ। पता तो चले ऐसी क्या बात है जिसे कहने से तुम इतना डर रहे हो? रीता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरे प्यार को स्वीकार करोगी? आत्माराम ने रीता का हाथ अपने हाथ में लेकर एक ही झटके में बोल दिया। क्या? सुनकर रीता चौंक पड़ी। उसे एकाएक अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। हाँ रीता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। ये कैसी बात कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो हमारे बीच भाई बहन का रिश्ता है। रीता, मैंने कभी भी तुम्हारी बहन की नज़र से नहीं देखा। मुझे अपने प्यार की भीख दे दो, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। हम समाज की नज़र में भाई बहन हैं। जब लोगों को पता चलेगा तो वे कभी एक नहीं होने देंगे। तुम किससे लड़ोगे? मुझे किसी की फिक्र नहीं है, बस तुम एक बार हाँ कर दो, हाँ कह दो। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं इस बारे में सोचने के बाद जवाब दूंगी। रीता ने उसे टालने के लिए कहा, ठीक है, कल सुबह मुझे बरेली जाना है, शाम तक लौट आऊँगा। तब तक तुम सोच लेना और मुझे अपना जवाब बता देना। कोशिश करना तुम्हारा जवाब मेरे हक में हो। कहकर आत्माराम कमरे से बाहर चला गया। रात को खाना खाने के बाद गीता जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके कानों में आत्माराम के शब्द गूंज रहे थे। उसने अपने दिल में झांकने की कोशिश की तो उसे लगा कि वह भी जाने अनजाने में आत्माराम से प्यार करती है, लेकिन भाई बहन के रिश्ते के भय से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही है। अब जब आत्माराम प्यार की बात कर रहा है तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। जिंदगी में सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे में वह आत्माराम के प्यार को क्यों ठुकराए? काफ़ी सोच विचार कर उसने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। अगले दिन
की सुबह रीता के लिए कुछ अलग सी थी। आत्माराम के प्यार में डूबी वह खोई खोई सी थी, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उधर उस दिन रीता को बेसब्री से आत्माराम के लौटने का इंतजार था। आत्माराम रात को लगभग 9 बजे घर लौटा और घर के लोगों से मिलकर रीता के कमरे में आ गया। उसने आते ही रीता के पूछा, रीता जल्दी बताओ, तुमने क्या फैसला किया? बाबू, मैं तो रात भर काफ़ी सोचकर फैसला लिया कि रीता ने अपने बात बीच में ही रोक दी। यह देख आत्माराम के दिल की धड़कन तेज हो गई और उत्सुकतावश रीता का हाथ पकड़कर बोला, रीता बोलो रीता, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे फैसले पर ही टिकी है। तुम्हारे इस तरह चुप हो जाने से मेरा दिल बैठा जा रहा है। आत्माराम की हालत देखकर रीता एकाएक खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे इस तरह हंसता देखकर आत्माराम ने उसकी ओर सवालिया निगाहों से देखा तो वह बोली, मेरा फैसला तुम्हारे हक में है। यह सुनकर आत्माराम खुशी से झूम उठा और उसने रीता को बाहों में भर लिया। रीता खुद को उससे छुड़ाते हुए बोली, अपने ऊपर काबू रखो, अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो कयामत आ जाएगी। हमारा प्यार शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। क्या करूं रीता, तुम्हारा फैसला सुनकर मैं पागल सा हो गया हूं। ठीक है, लेकिन लोगों की नज़र में हम भाई बहन हैं, इसीलिए वे हमारी शादी नहीं होने देंगे। हमारी शादी ज़रूर होगी और कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा, लेकिन यह तो बात की बात है। वैसे हमारे बीच जो भाई बहन का रिश्ता है वह एक तरह से अच्छा ही है, इससे हम पर कोई जल्दी शक नहीं करेगा। रीता की भी आत्माराम की बातों से सहमत हो गई और फिर उस दिन से दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों एक साथ घूमने और फिल्में देखने जाने लगे। आत्माराम और रीता मामा फूफा के बेटा बेटी होने की वजह से भाई बहन लगते थे। ऐसे में दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा था उसे प्यार नहीं कहा जा सकता था। दोनों बालिग थे, इसीलिए नाम समझे भी नहीं कह सकते थे। बहरहाल उनके बीच पक रही खिचड़ी की खुशबू बाहर पहुंची तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। धीरे धीरे यह खबर दोनों के घर वालों तक पहुंच गई। सच्चाई का पता लगते ही दोनों घरों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने एक साथ बैठकर दोनों को समझाया, रिश्ते की दुहाई दी, लेकिन उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि घर वालों के समझाने दोनों ने उस वालों के सामने दोनों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और एक दूसरे से ना मिलने का वादा किया। उस वादे को दोनों ने कुछ दिनों के लिए निभाया भी, लेकिन कुछ दिनों बाद वे दोनों फिर मिलने लगे। ऐसे में आत्माराम के पिता ने उसकी शादी करा देने का निर्णय लिया। शादी भी ऐसे ही चट मंगनी पड़ गया। भौवापुर गांव के ही एक परिचित ने उन्हें बदायूं जिले के गांव के सोपुर निवासी सोहन की बेटी नीलिमा के बारे में बताया। यह बताने वाला परिचित सोहन का एक रिश्तेदार था। नीलिमा को घर में पूनम के नाम से बुलाते थे। वह दत्तागंज की चिरौंजी लाल इंटर कॉलेज में इंटर की छात्रा थी। नीलिमा बहुत ही सरल और शांत स्वभाव की युवती थी। वह बालिग हो चुकी थी, इसीलिए उसके पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी। जब नीलिमा के लिए आत्माराम का रिश्ता आया तो वह मना नहीं कर सका। उसके बाद सब कुछ इतना जल्दी तय हुआ कि उसे इतना वक्त नहीं मिला कि वह आत्माराम और उसके परिवार के परिजनों के बारे में कुछ पता लगा सके। आत्माराम के घर वाले तो कुछ जानना ही नहीं चाहते थे। वह तो जल्द से जल्द उसकी शादी करके उसे बंधन में बांधना चाहते थे, जिससे वह रीता से सारे रिश्ते तोड़ दे। रिश्ता तय होने के बाद इसी साल 16 मई को दोनों का विवाह हो गया। नीलिमा मायके से विदा होकर अपनी ससुराल आ गई, लेकिन आत्माराम ने उससे कोई रुचि नहीं दिखाई। आत्माराम पर तो रीता की दीवानगी छाई हुई थी। वह किसी हाल में उससे अलग होना नहीं चाहता था। वह अपनी शादी होने से भी नहीं रोक पाया, लेकिन शादी के बावजूद वह नीलिमा को अपनी ज़िंदगी की जीनत नहीं बनाना चाहता था।
इसीलिए वह उसके साथ बेरुखी से पेश आने लगा। वह बात बात पर उस पर चिल्ला पड़ता, उससे उल्टा सीधा बोलता। उसकी हरकतों से नीलिमा समझ गई थी कि वह उसे पसंद नहीं करता। जरूर उसने किसी मजबूरी के तहत उससे विवाह किया है। दूसरी ओर आत्माराम रीता से मिला तो उसने नाराज़गी जताई और याद दिलाया कि उसने हमेशा उसी का रहने का वादा किया था। कोई भी उनके बीच नहीं आएगा। वह अपने वादे को कैसे भूल गया। इस पर आत्माराम ने उससे कहा कि वह अपने वादे को नहीं भूला है। उसके अलावा वह किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दे सकता। लेकिन वह रीता ने नीलिमा को अपने रास्ते का रोड़ा बताया तो आत्माराम ने उससे कहा कि वह इस रोड़े को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देगा। इसके बाद आत्माराम ने नीलिमा की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। सावन में जब नीलिमा अपने मायके आई तो आत्माराम ने अपनी साजिश को अंजाम देने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसने अपनी प्रेमिका के ही गांव और उसके पिता के खेत को ही नीलिमा का मृत्यु स्थल चुना। 3 अगस्त को आत्माराम ने नीलिमा को फ़ोन करके कहा कि वह दत्तागंज आ जाए। वहाँ उसको गोपाल सिद्ध का मेला दिखाने के लिए साथ ले जाएगा। नीलिमा ने आनाकानी की लेकिन आत्माराम नहीं माना। नीलिमा को उस पर भरोसा पहले से ही नहीं था, इसीलिए उसने अपनी बहन गीता को साथ लिया और उन्हें साइकिल पर बैठाकर दत्तागंज पहुंच गई। वहां पहले से तय जगह पर आत्माराम उसे इंतजार करता मिला। वह दहेज में मिली बाइक से आया था। नीलिमा की साइकिल एक जगह खड़ी करवाकर आत्माराम दोनों बहनों को बाइक पर बैठाकर मेला दिखाने ले गया। जब शाम होने लगी तो वह उन दोनों को बाइक पर साथ लेकर दत्तागंज से 40 किलोमीटर दूर ढका गांव की ओर चल दिया। नीलिमा ने पूछा तो उसने कहा कि उसे जरा मामा से काम है। वहाँ मामा और अन्य घर वालों से भी मिल लेगी। उसके इस जवाब से नीलिमा चुप हो गई। आत्माराम ने अपने मामा के गन्ने के खेत पर जाकर बाइक रोकी और नीलिमा को खेत दिखाने के बहाने साथ लेकर खेत के अंदर चला गया। नीलिमा उस वक्त सलवार कुर्ता पहने थी। उसने अपना दुपट्टा गले में लटका रखा था। खेत के अंदर जाकर आत्माराम ने उसी दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वह बेचारी चीख भी नहीं सकी। इसके बाद वह खेत से निकलकर बाहर आया और गीता से कहा कि उसकी बहन अंदर गिर गई है और उसके पैर में काफ़ी चोट आई है। यह सुनकर गीता उसके साथ खेत के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही आत्माराम ने पीछे से उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर दी। गीता की हत्या करना आत्माराम की मजबूरी थी, क्योंकि अगर वह उसे नहीं मारता तो वह सब कुछ अपने घर वालों को बता देती। इस तरह गीता बहन के साथ बेवजह मारी गई। दोनों बहनों की लाशों को वहीं पर छोड़कर आत्माराम अपने मामा के घर आ गया। वहाँ उसने रीता को नीलिमा और गीता की हत्या कर देने की बात बता दी। देर रात वह मामा के घर से निकलकर अपने घर पहुंचा। वहाँ उसे पता चला कि उसके ससुर सोहन को पता है कि नीलिमा और गीता उसके साथ गई थी और उसके बारे में पूछ रहे थे। यह सुनकर आत्माराम को अपने पकड़े जाने का भय सताने लगा तो वह घर से फरार हो गया। लेकिन आत्माराम के गुनाह ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंततः वह पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। कानूनी कार्रवाई पूरी करके पुलिस ने आत्माराम को CJM की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस सूत्रों पर आधारित अगर सच्ची क्राइम स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। केस 1104 कहानी वाला। धन्यवाद।